अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग, वेलकम। क्या है? हाल है? हाउ इज इट गोइंग? इट्स गोइंग वेल। और आपको पता है कि जब बाहर का मौसम अपने अख्ताम को पहुंच ही रहा है, अभी तो बारिशें वगैरह हो रही हैं, इसलिए हमें कम गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है। अच्छा वाला मौसम है। एज द वीक्स पास बाय, गर्मी ज़ाहिर है ज़्यादा हो जाएगी। और गर्मी में वन थिंग दैट वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू इज़ मैंगोज़। ठीक है। एंड चूंकि ये अभी अच्छा मौसम चल रहा है, अभी हम क्यों आपके मैंगो के मैं आपको में इसलिए ये बात बता रहा हाँ। हूँ क्योंकि आजकल जो बारिशें हो रही हैं और जो मार्च के महीने में एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स थे और उसके बाद बिल्कुल नीचे चले गए दर्जा हरारत, और जिसे हम कह रहे थे ना कि सर्दी लौट आने वाली फीलिंग है, इससे हमारी चौंसे की जो फसल है, जो हमारी मैंगो एक्सपोर्ट का एक अहम जुज़्व है, वो बहुत मुतासर हो रहा है। तो फिर आप यहाँ बैठ के खाना हम आपके लिए यहाँ ज्यादा होगा। हाँ, हमारे लिए मतलब ज्यादा होगा। इनवेरिएबली आपके लिए तो अच्छी खबर ही है ना। हाँ, लेकिन आपको पता है कि ज़र मुबादला का एक अहम जरिया है। सो कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जाहिर है अब हर शोबा ज़िंदगी को, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर को, हमारी फूड बास्केट को, हमारी फूड सिक्योरिटी को मुतासर कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स को भी अब मुतासर करना शुरू हो गई है। सो जो एक्सट्रीम हीट पड़ी इनिशियल डेज ऑफ मार्च में, फिर आखिर बीच में पड़ी थी, अब तो मौसम निस्बतन ठंडा है, उससे जो फूल था वो मुतासर हुआ, छोटी अम्बियाँ थी वो मुतासर हुई। सो यस, क्रैश कोर्स दिया भाई ने सुबह सुबह, ऑल फॉर द लव ऑफ मैंगोज, बट वी डू गेट व्हाट यू आर सेइंग। व्हाई नॉट? बिकॉज़ Having said that, अभी मौसम अच्छा चल रहा है, enjoy it while it lasts. आम बेवफा नहीं हो सकता। नहीं तो आम बेवफा नहीं है ना, आने तो दो आम को, उसके बाद हम जस्टिफाई करेंगे। हमने उस तरह ये उस जुमरे में कहा है कि अब जितनी AI वीडियोस फलों की लव स्टोरियों की बन रही है ना, उसमें इनवेरिएबली मैंगो भी आ जाएगा। आम को कोई बेवफा ना निकाले। अच्छा, as much as those AI videos जिनकी अब्दुल्ला जिक्र कर रहे हैं, वो इतनी पॉपुलर, इतनी वायरल, मतलब मिलियंस एंड पता नहीं कितने व्यूज, why though? What is wrong with us? हम क्यों आलू और भिंडी की शादी करा रहे हैं और फिर गोभी पैदा हो रही है, तो मतलब what is going on? हम कितनी कोई क्रैश लेवल पे आ चुके हैं। I don't like them. They were fun. And when they are forwarded to me by some people, I don't find them Why fun. don't you comment on them? Because I don't even look at them. You know, that is not my level of humor or whatever you want to call it. I just don't like it. It's not nice. और इस पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं और इस पे जब लोग आपकी भेजी हुई वीडियो पे कमेंट रिएक्ट ना करें तो। मैंने अभी ऑन एयर पूरे मुल्क के सामने आपको रिएक्ट दे दिया, अपना रिएक्शन। आलू बेवफाई कर रहा है और गोभी उदास है, तो इट्स क्यूट। दुनिया में जंग चल रही है और उस पर हमने बात करनी है, यहाँ आलू गोभी पे ही हम लगे रहेंगे। लेकिन ये आपको याद दिला दें कि अमेरिका इजराइल की ईरान के ऊपर जो जंग मुसल्लत है वो चल रही है बिल्कुल। और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान हर सतह पर सफारती कोशिशें भी तेज़ कर रहा है, और पाकिस्तान की इन कोशिशों की चाइना की एंट्री हुई थी। वाज़े तौर पर आपको ये बता दें, हिमायत भी कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज चाइना का दौरा करेंगे, और इसहाक डार ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची की दावत पर कर रहे हैं। मौजूदा हालात में दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। और एजाज सैयद हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, उन्होंने कल ये खबर भी दी थी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी खासा वक्त गुजारा वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद चाइनीज़ एम्बेसी में, और अब इसहाक डार भी जा रहे हैं। अब इसहाक डार को आपको पता ही है, ही गॉट इंजर्ड, उनको हेयरलाइन शोल्डर फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी ना सिर्फ उस दिन उन्होंने तमाम मीटिंग्स को बखूबी सर अंजाम दिया, मीडिया से बात की, पेन किलर्स ले रहे हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है, वो इस दौरे पर भी जा रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कल कहा कि डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद इसहाक डार चीन का दौरा कर रहे हैं। 2 दिन पहले इतवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और कतर के वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाद भी पाकिस्तान ने फौरी तौर पर चीन को एतमाद में लिया था। इसहाक डार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में इसकी तस्दीक भी की थी। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर बहुत कुछ कहा है। मतलब वो इतना कुछ कह जाते हैं, पता नहीं उनको याद भी रहता है कि उनके सुबह और शाम के बयानात भी एक दूसरे से मुतजाद होते हैं। एक चीज होती है ना कि व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग, और जब आपके मुंह से बात निकलती है तो आप भी पहली बार सुन रहे होते हैं और दुनिया भी पहली बार सुन रही होती है, और लिटरली यही उनको सुनने के बाद लगता है कि इवन ही इज सरप्राइज्ड बाय व्हाट केम आउट ऑफ हिज माउथ। तो लिहाजा जो ट्रंप हैं उन्होंने फिर बहुत कुछ कहा जिसका कोई वाज़े मतलब निकालना काफ़ी मुश्किल है, और उनका कहना था कि ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म
आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी से मुतालिक किसी ने कोई खबर नहीं सुनी और हमारे ख्याल में मुज्तबा ख़ामेनी जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत ख़राब है, ये उनका कहना था। और अमेरिका को जल्द मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर जो हैं इनका नाम है जी, अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं, और एक हफ्ते में इससे मुतालिक बता दिया जाएगा। ये भी कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है, लग रहा है उनको। देखें, अच्छा, अब ट्रंप साहब जाहिर है सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, कभी कहते हैं बड़ी हौसला अफजा पेशरफ्त है, फिर ज़मीनी अफवाज की तैयारी भी आपको पता है साथ साथ होने की खबरें आती हैं, फिर कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुली तो जंग नहीं रुक सकती, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि भी बताया गया है, ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं भी खुली तो ट्रंप जंग के इख्तिताम का ऐलान कर सकते हैं और बाद में इसको खोल देंगे। ये भी लेटेस्ट है, वो कह रहे हैं कि अब ना भी खुले हॉर्मुज़ तो क्या है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, और हर बयान ही ऐसा लगता है एक नई कहानी सुना रहा है या बेसिकली कोई कहानी नहीं सुना रहा और कुछ नहीं बता रहा। अच्छा, अब उन्होंने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया, ईरान को धमकियां भी लगाई कि अगर मुआहदा ना हुआ, अब ना हॉर्मुज़ जल्द ना खोली गई तो ईरान की बिजली पैदा करने वाले कारखाने जो हैं, तेल के कुएं जो हैं, पानी साफ करने वाले बिल्कुल प्लांट समेत सब कुछ तबाह कर देंगे। मतलब ऑल आउट वो कह रहे हैं कि हम ख़त्म ही कर देंगे। और इससे पहले बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान के ज़रिए पेशरफ्त हो रही है और जल्द डील भी हो सकती है, ये उनका कहना था। ईरान की बात करें तो वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दावों को की तरदीद भी कर रहे हैं, मगर साथ ही अमन के लिए इलाकाई ममालिक की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को भी खुशाइंद कह रहे हैं। यस, और साथ आपको बताएं कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई के मुताबिक ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में की जाने वाली सिफारती कोशिशों का ईरान हिस्सा नहीं था। ईरान अब तक इस मौक़िफ़ पर कायम है कि उसे मिलने वाली ज़्यादातर अमरीकी तजावीज़ जो हैं वो गैर हकीकत पसंदाना हैं। और कल क्या हुआ? कल चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कोसोको के 2 जहाज़ अपने हॉर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हो गए और अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कहा कि अपना हॉर्मुज़ से मज़ीद जहाज़ गुजर रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल की फराहमी अच्छे तरीके से हो रही है। अमरीका अपना हॉर्मुज़ का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लेगा। इस वक्त हालात ये हैं कि अमरीका के मज़ीद फ़ौजी खत्ते में तैनात भी हो रहे हैं साथ साथ। सो ये सूरत हाल सर्टनली है। इसी पे बात करते हैं। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया बुशरा साहिबा। बुशरा साहिबा, ईरान, इजराइल, अमरीका जंग रुकवाने के लिए मगरबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं, बड़े अहम इजलास हो रहे हैं। अब एक और अहम दौरा भी है। क्या हुकूमत पुरुम्मीद है कि डायलॉग के ज़रिए ये सब कुछ जल्द हल हो जाएगा? बिकॉज दिस इज़ अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। ज़ाहिर है हमारी तेल की कीमतें हैं, हमारे अपने इशूज़ हैं। देखिए जी, राइट नाउ पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल as far as the role of a mediator is concerned. अब ये मुज़ाकरात जो हैं ये ब्रिंगिंग आई थिंक ये भी बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की, टू ब्रिंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। और मेरे ख्याल से जंगों के फैसले और जंगों के जो उनको ख़त्म करने के जो फैसले होते हैं वो थ्रू डिप्लोमेसी होते हैं, थ्रू टॉक्स होते हैं। तो ये तो वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। अब उनके आउटकम्स क्या होंगे, बिकॉज ये एक छोटी झड़प नहीं है, it's a regional war and backdoor diplomacy भी पाकिस्तान ने बहुत की है, जिसमें हम कामयाब हुए हैं। जिस तरह सऊदीज़ के ऊपर अटैक हुआ, जिस तरह मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे अटैक हुआ, टर्की पे अटैक हुआ, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी से पाकिस्तान ने उस सारी चीज़ को थोड़ा सा सेटल डाउन कर लिया, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ से वापस काउंटर रिएक्शन कोई नहीं आया। तो कहने की बात ये कि ये भी बहुत बड़ी पाकिस्तान की जीत है कि पहले भी पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। आपने देखा कि पाकिस्तान वाज कंसिडर्ड टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और अब जो है पाकिस्तान का जो रोल है एज अ नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर वो भी हाईलाइट हुआ है। अब इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं ये कहना अभी तो बहुत प्रीमेच्योर होगा, बट आई थिंक इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू गेट ऑल द स्टेक होल्डर्स टुगेदर। अच्छा बुशरा साहब, ये भी बताएं कि इस मामले में जितने भी फरीक हैं सब में सब्र और समझ दिखाने की सलाहियत है सिवाय इजराइल के। तो इजराइल का कुछ अलग ही ऑब्वियस एजेंडा नज़र आता है और हमेशा से रहा है। क्या अब अमेरिका पर भी एक जिम्मेदारी होगी कि वो इजराइल को कंट्रोल करे? ये प्रेशर यू थिंक अमेरिका पे और सदर ट्रंप पे ये प्रेशर आ रहा है?
बिल्कुल डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि जो मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में और उनको कहा जा रहा है कि ये हमारी जंग नहीं है, और यहाँ पे अगर ग्राउंड पे आप अपनी आर्मी उतारेंगे और अगर वहाँ पे जिस तरह से अगर लाशें गिरी तो उसका भी बहुत बैकलैश आएगा। बट ये जो सूरत हाल है, इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज यू सी इजराइल हैज अ डिफरेंट एजेंडा, अमेरिका हैज जंप्ड इनटू इट, और अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत रिटेलिएशन भी हो रही है। उनकी अपनी सेनेट के अंदर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी दिस इज नॉट, ही इज नॉट अ क्राउन प्रिंस और ही इज नॉट अ प्रिंस, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबकी सुनी जाएगी। और ये जो मुजाहरे हैं, तो अभी प्रेशर में ट्रंप किस तरफ रुख बदलता है, किस तरफ ऊंट बैठता है रुख, ये तो अभी देखने से पता लगेगा। इसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन नहीं हो सकती, कोई भी हम क्लियर कट बात नहीं कर सकते। लेकिन मज़ाकरात हैज ऑलवेज बीन, यू सिटिंग डाउन हैविंग टॉक्स हैज ऑलवेज कम अप विद गुड सॉल्यूशंस, और इस मसले का हल भी ये जितनी जो कहते हैं ना डिप्लोमेसी है, ये बायलैटरल मल्टीलैटरल टॉक्स जो हैं, इन्हीं से हल निकलेगा। अच्छा बुशरा साहिबा, इस वक्त पाकिस्तान की एक ज़ाहिर ऐसी पोजीशन है जिसमें अमेरिका भी बात सुन रहा है, ईरान भी सुन रहा है, खलीजी ममालिक का भी एतमाद है। अब नज़र आ रहा है कि चीन भी हम पर मुकम्मल, ज़ाहिर है वो तो पहले से ही भरोसा रखता है, लेकिन उसको भी हमने इस प्रोसेस में इन लूप रखा। हमारी आलमी अहमियत तो बढ़ी रही है, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी साथ ही बढ़ी हैं। ये एक तरह का चैलेंज ही है। आप वुड यू एग्री कि हमने आगे किस तरह इससे नबर्द आजमा होना है, डील करना है? अभी तक तो हम बड़े अहसन तरीके से निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली जी, पाकिस्तान हैज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रूवन कि चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम has made Pakistan achieve this reputation as well. Or with reputation and with responsibility comes a lot of इसके साथ बहुत सी responsibility भी attached है definitely. ये पूरी जंग दुनिया इस जंग में लपेटी हुई है, इसमें हर बात हर मूव जो है बड़ा कैलकुलेटिव, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज प्रूवन कि उनकी हैज शोन के बहुत मैच्योर डिप्लोमेसी के थ्रू, और कहते हैं ना कि वी नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, वी मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल द कंट्रीज। और यही चीज़ आप देख रहे हैं कि इंडिया को अगर आप बरक्स देखें तो इंडिया ने बहुत फेल्ड डिप्लोमेसी का सामना, जो डिसीजंस ली हैं उसके रिप्रिकॉशंस अब इंडिया देख रहा है कि इंडिया हैज बीन आइसोलेटेड इंटरनेशनली एज वेल, और इंडिया को कोई पूछ भी नहीं रहा, और यही वावेला वहाँ पे उनके मीडिया में भी मचा हुआ है। लेकिन ये पिछले साल में ये छोटी छोटी झड़पें जो हुई हैं उनमें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी डिसीजंस, और ये भी ये सबूत है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे हैं। उन्होंने बहुत टाइमली डिसीजंस ली, बहुत अच्छी रेपुटेशन, और पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनी है। हमने कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं की। वी डेवलप्ड गुड रिलेशंस विद चाइना, विद रशिया, ईरान, ये सब ममालिक के साथ, टर्की, और इन सब को पाकिस्तान पे ट्रस्ट है बिकॉज पाकिस्तान ने कभी भी किसी को बिट्रे नहीं किया, अनलाइक इंडिया। तो ये चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म अब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रीप करिए। बट यस यू आर राइट कि ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये इसके लिए हमें हर स्टेप बड़े मैच्योरली और बड़ा सोच समझ के उठाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें नेगोशिएशंस के अंदर, टॉक्स के अंदर हमें बड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, दैट वी टोटली एग्री विद यू। हुकूमत के ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी टैक्टफुली करना होगा। हुकूमत एक बड़ी जंग जो है वो रुकवाने के लिए डायलॉग की कोशिशों में है, किसी हद तक कामयाब भी नज़र आती है, लेकिन इसी हुकूमत के लिए अंदरूनी तौर पर भी बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। बुशरा साहिबा, ये बताएं कि किफ़ायत शायरी इक़दामात के तहत लॉकडाउन के तरीके पर गौर हो रहा है, हाउएवर ताजर और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इसके सख्त खिलाफ हैं, जो यूजुअली ऐसी चीज़ों के खिलाफ होते ही हैं। क्या हुकूमत फिर भी सख्त फैसले लेने के लिए तैयार है, कर पाएगी? देखिए जी, ये दिस इज वी आर इन अ वॉर, और लोगों को इस चीज़ का एहसास करना पड़ेगा। व्हेन कोविड हैपन, नेचुरल कैलामिटी हैपन, तो हमने उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट किया।
अब उनको अंडरस्टैंड करना है राइट नाउ पाकिस्तान, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट पाकिस्तान। अगर हमारे अपने अंदर के रिफ्ट, हमारे अपने अंदर के पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो अभी हम सेटल डाउन नहीं करेंगे तो शायद ना हम ये किरदार अदा कर सकें और ना हम जो वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक चल पड़ेंगे। तो वी नीड टू एक्ट लाइक अ नेशन। आप देखें कि ईरान जो है उसके अंदर कितनी बमबारी है, लेकिन उस कौम का जो जोश और जज्बा है वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट। और यहाँ पे अपने मफाद का, अपने जो कहते हैं ना इंडिविजुअलिस्टिक जो अप्रोच है उसको हटा के वी नीड टू थिंक एज अ नेशन। हमें अपनी पूरी जिंदगी में पाकिस्तान को इतनी लाइमलाइट में माशाल्लाह इतनी इज्जत में नहीं देखा, और अगर अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है तो हम अपने छोटे छोटे डिफरेंसेस को, अपने पर्सनल गेन्स को साइड पे रख के मुल्क का सोचें और ये सोचें कि जो हुकूमत है वो जो भी इकदाम उठाएगी वो हमारी बेहतरी के लिए उठाएगी, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, देयर इज एन एनर्जी रिसोर्स डेफिसिट, सो वी नीड टू एक्ट लाइक अ नेशन। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी यही होगी कि अभी अपनी अपनी जो सोच है, अपनी पॉलिटिकल गेन्स कह लें, अपनी इंडिविजुअल जो आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर जो गेन्स है उसको साइड पे रखें और मुल्क का सोचें। शुक्रिया आपका। बेशक ऐसा ही होना चाहिए एंड होपफुली वी आर ऑल गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा। विल टेक अनदर पर्सपेक्टिव। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ हैं, माहिर मशरक़ वस्ता अमूर। मंसूर साहब, पाकिस्तान की कोशिशें भी सबके सामने हैं, अमेरिका ईरान के बयानात भी सबके सामने हैं, बज़ाहिर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, साइड बाय साइड कशीदगी भी बढ़ रही है। क्या आने वाले दिनों में जंग बंदी का चांस ज़्यादा आप देखते हैं या जंग बढ़ने का? जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पैरेलल एक्टिविटीज़ जारी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है, बिलखुसूस दोनों फरीक जो हैं अपना अपना मसल फ्लेक्सिंग जितने बड़े पैमाने पे दिखा चुके हैं, और उसके नतीजे में यकीनन इस वक्त तक जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो किसी की भी फेवर में नहीं है, ना चीन की ईरान की फेवर में है, ना इसराइल और अमेरिका की फेवर में है। और ख़ास तौर पे जो ख़ित्ते के ममालिक जो इस पूरी जंग का एक कोलेटरल डैमेज बन रहे हैं, और उनकी मईशत और उनका जो एक ओवरऑल आप कह लीजिए इक़्तिसादी नेटवर्क है, इस वक्त सारे का सारा बैठ गया है, और वहाँ पे बड़े पैमाने पे इस वक्त एक अफरा तफरी की कैफियत है। ये लग तो यही रहा है कि शायद जंगबंदी, यकीनन इस कज़िये का हतमी हल तो जंगबंदी है, लेकिन उस जंगबंदी के लिए वक्त का तयन जो है मैं समझता हूँ एक कार-ए-दारद है। बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुतज़ाद बयानात और आए रोज़ एक नया मौक़िफ़ इख्तियार करना जो है ना, उसके नतीजे में जो मुज़ाकरात के हवाले से की जाने वाली कोशिशें हैं वो बाज़ का 2 स्टेप होती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बयान दे के उन्हें 4 कदम मज़ीद पीछे ले जाते हैं। तो ऐसे में इस मुज़ाकरात की मेज़ जब तक नहीं सजती उस वक्त तक यकीनन इस वक्त तक जो तबाही और बर्बादी फैल रही है वो एक बड़ी तशवीशनाक है। अब ज़रूरत इसी बात की समझी जा रही है कि मुज़ाकरात को मानी खेज बनाने के लिए एक हतमी तौर पर जो एक ट्रूस है या जो एक जंगबंदी है वो की जाए, ताकि उसके नतीजे में मुज़ाकरात के लिए कंडीसिव इन्वायरमेंट हो और हकीकी मानों में फरीक जो है वो अपने अपने मौक़िफ़ मुज़ाकरात में मेज़ पे रखें और उसके नतीजे में बात को आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, मुज़ाकरात की बात करें तो सभी फ़रीक़ैन बज़ाहिर इस पोजीशन में नज़र आते हैं कि कुछ लचक दिखा सकें या दिखानी चाहिए तो सही, सिवाय इजराइल के। अब इजराइल को ज़ाहिर है अमेरिका ही मना सकता है या समझा सकता है, तो क्या सदर ट्रंप से ये उम्मीद हमें रखनी चाहिए कि वो इजराइल को कंट्रोल कर सकेंगे या कर सकते हैं? जी, ये बाहमी मिली भगत है। आपके इल्म में है कि इस वक्त और अमेरिका और इसराइल कम से कम ईरान जंग के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से तो उनका मौक़िफ़ यकसा है। लिहाजा जो भी एक्टिविटी की जाएगी दोनों की तरफ से वो एक मुश्तरका एक्टिविटी होगी। वहाँ पे हम इस नौइयत का ब्लेम गेम करके इनमें से एक दूसरे को बेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इसराइल जो है वो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर एक कदम भी उठा सकता है, और अमेरिका की सपोर्ट चाहे वो पॉलिटिकल हो, अस्करी हो, डिप्लोमेटिक हो, वो इसराइल के लिए एक बैसाखी है, एक सहारा है। उसके बगैर इसराइल किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता। तो लिहाजा बुनियादी तौर पे ये एक जो विल है या जो एक रेजोल्यूट है वो अमेरिका ही को शो करना होगा, और अमेरिका जिस दिन ये तय कर लेगा कि उसने इस कज़िये को मुज़ाकरात और मानी खेज मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना है, तो फिर उन्हें इस
पूरे कज़िये के लिए गारंटर भी मिल जाएंगे और इसके लिए ब्रोकर भी मिल जाएंगे और इसके लिए मुज़ाकरात के हवाले से कंडीसिव एनवायरनमेंट भी बन जाएगा। लेकिन जब तक अमेरिका के सदर इसी नौइयत के मुतज़ाद बयानात, इसी नौइयत के धमकियाँ और ख़ास तौर पे हर सुबह एक ट्वीट और शाम को दूसरी ट्वीट इस नौइयत की जो मुज़ाकरात कारी के लिए फ़ज़ा बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ ईरान भी यकीनन जवाब के तौर पे। अब आप देखिए कि इस जंग का यानी जो इसके लिए ज़मीन हमवार करने की ज़रूरत है वो एक सीज़ फायर की ज़रूरत है, एक ट्रूस की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं दिखाई दिया कि जिसके नतीजे में वो इसराइल को या ख़ुद इवन अपने मुल्क को इस बात पर कायल और माइल कर सके हों कि हमें इस वक्त एक हकीकी मानों में मुज़ाकरात के लिए जिस पुरसकून या कंडीसिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है वो एक सीज़ फायर के नतीजे में मुमकिन है। नहीं, अगर सीज फायर होगी तो उनको फेस सेविंग भी करनी होगी और जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है, बिकॉज अभी तो वो दुनिया को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने मतलब मुतज़ाद ट्वीटों के थ्रू भी वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर इन कंट्रोल व्हेन दे क्लियरली आर नॉट। ये बताइएगा मंसूर साहब कि इस जंग को रुकवाने की कोशिशों में हालिया दिनों में एक और फरीक का इजाफा हुआ है और वो है चाइना। अब चाइना बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहा है और आज की हकीकत यही है कि इस इलाके के, इस हमारे रीजन के सबसे बड़ी सुपर पावर जो है वो चाइना ही है। तो चाइना क्या किरदार अदा कर सकती है इस सिलसिले में? जी, मैं समझता हूँ ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और ख़ास तौर पे जो मौजूदा पेशरफ्त ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो 3 वज़राए ख़ारजा की मेज़बानी का हमें शरफ़ हुआ है, उस दौरान जिस अंदाज से जुमे के रोज़ हम जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वांग जी जिनके साथ हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का रब्ता हुआ, इससे पहले तकरीबन मार्च के अंदर ही तकरीबन 3 बार उनके रब्ते हो चुके हैं। और अब आपको ये जान के शायद खुशी होगी, आज यानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो चीन के दौरे पे तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। हालांकि उनको खुद इस दौरे के दौरान इस्तकबालिया तकरीब के दौरान एक कंधे पर चोट भी लगी है जिसकी वजह से उनको एक हेयरलाइन फ्रैक्चर की भी शिकायत है, लेकिन उन्होंने अपनी उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को भूल कर इस वक्त चीन को एतमाद में लेना ज़रूरी समझा है और यकीनन चीन को उन मुज़ाकरात से आगाह करना, ख़ास तौर पे उसकी पेशरफ्त के जो वज़ीर ख़ारजा के इस इजलास के दौरान यहाँ इस्लामाबाद में वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं। चीन और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ एक ऑल वेदर बड़ी स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है, उसका यही तकाजा है कि इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत जो है वो चीन जाए और चीन जाके वहाँ पे जो इलाकाई और ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो ख़ित्ते की सलामती के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उस पर चीन को एतमाद में ले। और ये चीन यकीनन इस बात में गहरी दिलचस्पी रखता है कि वो ख़ास तौर पे बीइंग बेनिफिशरी ऑफ द इस वक्त ईरानी ऑयल या अदरवाइज़ जो उसकी तवानाई की ज़रूरियात हैं वो ख़ित्ते के साथ एसोसिएट हैं, तो वो नहीं चाहे कि ये जंग के जो इस वक्त जो तवालत है वो इख्तियार करे और इस बात को किसी करवट बैठाया जाए। अब आप देखिए कि इस ख़ुद अमरीकी सदर का जो दौरा है वो भी मुअत्तल करना पड़ा, मौखर करना पड़ा है, शायद अब मई में किसी वक्त होगा। तो ऐसी सूरत में चीन की जो दिलचस्पी है वो खाली नहीं है और चीन ईरान के साथ भी स्ट्रेटेजिकली माजी में भी बहुत ज़्यादा तावन करता है और हालिया जंग के दिनों में भी ऐसी इतलात है कि चीन को बड़ी एक जो सैटेलाइट इमेजरी की सपोर्ट और उसके साथ जो सफारती और डिप्लोमेटिक सपोर्ट वो उनके ईरान के शामिल हाल रही है। तो पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूँ ऐसे मौके पे एक अहम दौरा किया जाना इस बात का गमाज़ है कि पाकिस्तान चीन की इस अहमियत को समझता है और चीन को यकीनन ऑन बोर्ड लेना चाहता है इस पूरे कज़िये के हवाले से जो उसका किरदार है। ऐसा ही है, ज़ाहिर है चीन का ऑनबोर्ड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। ज़ाहिर है जो चीन से हमारा ताल्लुक़ है वो भी सभी को मालूम है और होना भी चाहिए। मंसूर जाफर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, इमरान खान साहब के बाद बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक भी हमारे पास अपडेट है, वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी ताज़ा तरीन हमारे पास खबर ये है कि वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीन के अहम तरीन दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं और doctors had advised him and you can actually to rest. see on his arm that he उनको is wearing a brace of sorts. Yes. बड़ी हिम्मत है वैसे considering कि एक उम्र है, साथ वो गिरे हैं, he had a very bad fall and then he had a hairline fracture as well, but duty of course comes first. Duty is obviously the first thing and आजकल आपको पता है अनप्रेसिडेंटेड हालात में हमारे फॉरेन ऑफिस ने
हमारी वजारत ख़ारजा ने जिस तरह दिन रात काम किया है, No एंड doubt ऑल्सो about आवर it. एम्बेसडर इन ईरान एंड द स्टाफ, जी, बिल्कुल, जो ऐसा ही ज़ाहिर है अपनी जान हथेली पे रखकर ही अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं ना, और दुनिया hats भी off to सराह them. रही है। और हम ऑब्वियसली दुआ यही करते हैं कि बहुत अच्छा इसका जो रिजल्ट है वो सारों के लिए हो। अच्छा, बुशरा हम बीबी आपको- की सेहत से मुतालिक अपडेट है हमारे पास कि उनकी आंख ख़राब होने की इत्तलात आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि उन्हें दाईं आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है, जबकि सर में भी बहुत दर्द रहता है। उनके तहरीक इंसाफ तशवीश का इजहार भी कर रही है और तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से बुशरा बीबी की फौरी अस्पताल दाखिल करने का मुतालबा भी कर रही है। और साथ ही आपको बताएं कि उधर जेल ज़राए बता रहे हैं कि पिम्स अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं उनके ज़रिए बुशरा बीबी की आंख का मुआयना कराया गया और डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मखसूस आई ड्रॉप्स और बाकी मेडिसिन जो हैं वो तजवीज़ कर दी हैं और 4 हफ्ते बाद उनका दोबारा मुआयना भी कराया जाएगा। इमरान खान की आंख का इलाज आपको पता है तिब्बी से ज़्यादा एक सियासी मसला बन गया था, तो होपफुली इस मरतबा ये मसला सही तरीके से Let's हल find किया out कि जाए। actually हुआ क्या है। शबीर डार हमारे साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। शबीर को बताइएगा बुशरा बीबी की आंख से मुतालिक इत्तलात कब सामने आई और कब उनको लेके गए हॉस्पिटल और लेके गए या डॉक्टर्स अस्पताल जेल आए? जी अब्दुल्ला, बुशरा बीबी का जो तिबी मुआयना हुआ है वो तो अडियाला जेल में ही हुआ है, लेकिन अहम बात यह कि जब इमरान खान साहब की आंख के हवाले से एक अहम खबर आई थी कि उनकी आंख में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है और उनके बच्चों ने भी अलीमा खान साहबा को बताया था कि इमरान खान साहब ने खुद बताया है कि उनकी आंख में बहुत हद तक बेहतरी आई है, नज़र भी बेहतर हो गई है। अलीमा खान साहबा ने खुद भी ये बताया था, लेकिन अब अचानक बुशरा बीबी के हवाले से भी उनकी आंखों में बीनाई का मसला सामने आया है। हालांकि बुशरा बीबी ने आज तक इस हवाले से कोई ना ही जिक्र किया था, ना ही कोई शिकायत की थी गुज़श्ता 3 सालों में। हालांकि इमरान खान साहब की आंख का मसला गुज़श्ता 1 साल से चल रहा था, उन्होंने खुद भी सहाफ़ियों को भी बताया था, लेकिन बुशरा बीबी का मामला जो है अचानक सामने आया और 24 फरवरी को उनकी फैमिली की आखिरी मुलाकात हुई थी अडियाला जेल में। उस वक्त भी उन्होंने इस बात की शिकायत नहीं की थी, लेकिन जो अब बताया जा रहा है कि उनकी आंख में बीनाई का मसला है, उनको धुंधला नजर आ रहा है, तो ये शिकायत उन्होंने जब डॉक्टर से की है तो डॉक्टर आरिफ खान है आई स्पेशलिस्ट पिम्स अस्पताल के, वो गए थे अडियाला जेल जिन्होंने इनका चेकअप किया, तो उन्होंने बताया, बुशरा बीबी ने उनको बताया कि गुज़श्ता 10-12 दिनों से उनको धुंधला नजर आ रहा है और सर में भी दर्द रहता है और इसके अलावा आंखों में उनके फ्लैशेस बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर आरिफ खान साहब ने उनका चेकअप किया है तो ये बताया गया है कि उनकी आंख में एक ब्लैक डॉट की निशानदेही हुई है और इसके अलावा पीवीडी पोस्टेरियर जो एक बीमारी है उसका भी बताया गया है जिसका ताल्लुक रेटिना से है और इसके अलावा मायोपिया एस्टिग्मेटिज्म उनकी आंख में तशखीस हुई है। तो डॉक्टर्स ने बताया है कि ये काबिल इलाज मर्ज है और उनको आई ड्रॉप्स, कुछ मेडिकेशन और ऐनक के इस्तेमाल का उनको बताया गया है। ताहम उनका चेकअप दोबारा होना है 4 हफ्ते बाद और डॉक्टर्स ने उनको बताया कि बहुत एहतियात की जरूरत है क्योंकि ये जो बीमारी जो उनकी तशखीस हुई है इससे रेटिना भी डैमेज हो सकता है अगर एहतियात नहीं की गई और जो उनको तजवीज़ किए गए हैं आई ड्रॉप्स और ऐनक का मुसलसल इस्तेमाल उनको कहा गया है। तो ये एक मामला उनके साथ चल रहा है और 4 हफ्ते बाद उनका दोबारा 4 हफ्ते बाद उनका दोबारा चेकअप होगा एंड डॉक्टर्स रियली कंसर्न्ड कि इसमें एहतियात लाजमी है, ऐनक हर वक्त पहननी है और ड्रॉप्स बाकायदगी से डालने हैं। वी होप दैट शी फील्स बेटर सून। शुक्रिया आपका शबीर। और अच्छा, सिंध में ना और ख़ास तौर पर अंदरून सिंध के शहरों के मयार तालीम पर हमेशा से सवालात उठते आए हैं और हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं। इम्तहानात में खुलेआम चीटिंग, नकल हो रही होती है, पर्चे आउट होना। हमारे ज़माने में पर्चे आउट होते थे? हमारी तो किस्मत ऐसी नहीं थी कि अगर आउट भी हो जाए तो हम तक पहुंच जाए, हम तक नहीं पहुंचता था, व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं था ना। तो पर्चे भी आउट हो रहे हैं और रोज के वाकयात हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। मगर मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में हजारों जाली तालीमी सर्टिफिकेट के स्कैंडल ने सूबे के निज़ाम तालीम की ही सही जो साख है ना उसको भी गहरी तरह चोट पहुंचाई है मेरा ख्याल है। और उस ज़माने में फर्रे होते थे, पर्चियां होती थी, बूटियां जिसे कहते हैं ना, वो सब कुछ। हाँ, आई रिमेंबर द बूटियां बट आई डोंट रिमेंबर मेकिंग एनी बूटी। या
खैर, not तहकीकात though? में ये भी इंकशाफ हुआ है कि बहुत सारे जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स अफगान बाशिंदों को जारी किए गए। आप सोच लीजिए कि क्या नेटवर्क चल रहा था। बाद में इसी जाली सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर अफगान शहरियों ने डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड बनवाए। तो ये पूरा नेक्सस था जिसपे उन्हें तालीमी सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, हालांकि वो यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं थे, यहाँ के नहीं थे शहरी, और उसकी बेसिस पे उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवाए, डोमिसाइल बनवाए। तो बेसिकली ये हो रहा था शनाख्ती कार्ड ये के एक लिए, तो सिक्योरिटी ये ब्रीच दिस इज अ है। जरिया। ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच है। ये मतलब सिर्फ ये जाली सर्टिफिकेट्स का That's मामला right. नहीं है, हमारी मुल्क की सलामती को कॉम्प्रोमाइज किया गया है ये सारा कुछ ओके, वी नीड टू करके। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। सर्टनली जी, इस पे जरा आप बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या है। मोहम्मद खालिद, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मीरपुर खास से, इन्होंने हमें ज्वाइन है। खालिद, सबसे पहले तो ये बता दें कि मामला क्या है, मतलब व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑफ इट, और इतना बड़ा स्कैंडल कैसे सामने आ गया? मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में जाली सर्टिफिकेट का स्कैंडल सबसे पहले चंद हफ्तों कबल उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया जो मोबाइल की जाली ऐप के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल करता था और ताजिरों को ब्लैकमेल करता था और उनसे पैसे लेता था। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान ने जहां दीगर इंकशाफात किए, वहां यह भी बताया कि वो बोर्ड के ब्रोकर के तौर पे काम करते थे और उन्होंने भारी रकम के एवज न सिर्फ नंबर बढ़वाए कई लोगों के, कई तलबा के, बल्कि ऐसे लोगों को भी जाली सर्टिफिकेट मैट्रिक के और इंटर के जारी करवाए जिनका ना तो किसी स्कूल में एनरोलमेंट था, ना वो कभी इम्तहान में बैठे और ना वो कभी स्कूल में दाखिल हुए। इस मामले में ना सिर्फ तफ्तीशी हुक्काम के को हैरत में डाल दिया, बल्कि रियासती इदारों के भी कान खड़े हो गए और उसके बाद ये सारा पंडोरा बॉक्स खुला और धड़ाधड़ जो है मुकदमा दर्ज हुए, तफ्तीश हुई और रिकॉर्ड जब्त किया गया। रिकॉर्ड भी जब्त हो गया, मुकदमात भी हुए। अब बताइएगा गिरफ्तारियां भी क्या हुई हैं और क्या कार्रवाई हुई है, और जिस अफसर ने बोर्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की उसका क्या बना? इस तमाम मामले की दो अलग अलग तहकीकात हो रही हैं। पुलिस अलग कर रही है, उसने मुकदमा दर्ज किया है और इसके अलावा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके वो इंक्वायरी कर रही है। तमाम बोर्ड का जो रिकॉर्ड है 2021 से लेकर 2025 तक का वो एंटी करप्शन ने कब्जे में ले लिया है, तहवील में ले लिया है। बोर्ड की नतायज के तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं, जो रिकॉर्ड है, जो कंप्यूटर डिस्क हैं, वो एंटी करप्शन ने तहवील में लेकर उसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। इस तमाम सूरत हाल में कंट्रोलर बोर्ड समेत तकरीबन 11 अफसरान और एहलकारों को एंटी करप्शन ने बुलाया है। उनके कई इंटरव्यू हो चुके हैं, कई बयानात कलमबंद कर चुकी है एंटी करप्शन और उनसे उनके बयानात लेकर और तफ्तीश आगे बढ़ रही है। दूसरी जानिब जो महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड से उनके वजीर ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया और जो तालीमी बोर्ड के जो कंट्रोलर थे उस वक्त अनवर अलीम, उनको फौरी तौर पर न सिर्फ मुअत्तल कर दिया बल्कि उनके पास दो ओहदे थे, कंट्रोलर मीरपुर खास तालीमी बोर्ड और सेक्रेटरी हैदराबाद, दोनों ओहदे उनसे वापस ले लिए गए और उनको मुअत्तल कर दिया गया। दीगर जो 11 अफराद जिनमें जी, यहाँ सीक्रेट ब्रांच जो बोर्ड की थी निज़ाम तालीम भी मुतासर हो रहा है, लेकिन सैकड़ों हजारों जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मुबैना तौर पर जाली सर्टिफिकेट मिले वो तो बराह रास्त फंसेंगे। क्या होगा उनके साथ? जैसे ही ये फ्रॉड का और जाली सर्टिफिकेट्स का मामला सामने आया, उसके बाद एक नया इशू सामने आ गया। धड़ाधड़ जो निजी स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं उनके मालिकान और प्रिंसिपल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह हमारे स्कूलों का नाम इस्तेमाल करके हमारे स्कूल के नाम पर ऐसे सर्टिफिकेट 10वीं के और 12वीं की जारी किए गए, ऐसे लोगों को जिनका ना हमारे स्कूल से कोई ताल्लुक था, ना हमारे स्कूल में कभी उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, ना वो हमारे स्कूल में कभी एनरोल हुए और ना उन्होंने कभी इम्तहान दिया। अब तक तकरीबन 5 से ज़ायद निजी और सरकारी स्कूल के मालिकान और प्रिंसिपल सामने आ चुके हैं जिन्होंने कहा कि बोर्ड ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे स्कूलों की एफिलिएशन का नाम इस्तेमाल करके, झूठा नाम इस्तेमाल करके लोगों को जाली सर्टिफिकेट दिए गए हैं जिसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब जी गॉट इट, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खालिद में ज्वाइन कर रहे थे। को भी नहीं इल्म था कि उनका नाम इस्तेमाल करके किस तरह जाली सर्टिफिकेट्स, मतलब ये दिमाग क्रिमिनल इविल दिमाग है जो कितनी दूर तक ये सोच रहे शुक्रिया आपका खालिद साहब। पीएसएल में क्या हो रहा है? पीएसएल में क्या हो रहा है पता है क्या, थोड़ा सा स्पिरिट तो डैम्पन हुआ है, लेकिन क्या करें, दुनिया के हालात ऐसे हैं बिकॉज़ ऑफ द ऑडियंसेस नॉट अलाउड इनटू द स्टेडियम्स। स्टॉप, I'm not talking about that. I'm talking about the other things going on. A lot of other things. Okay, fine. मतलब ये जो ऑडियंस का ना होना, स्पेक्टेटर्स का ना होना और दुनिया में क्या हो रहा है, that's besides the point. जो खेल में हो रहा है वो क्या हो रहा है?
उसकी बात हम फिर कर रहे हैं। मुबैना तौर पर बॉल टेम्परिंग के इल्जामात लग रहे हैं, Yes. फिर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो रही है, Yes. फिर पॉलिटिकल कमेंट्री हो रही है फ्रॉम ट्वीटें हो रही प्लेयर्स, हैं, मतलब क्या हो रहा है और ये? फिर जाहिर है जुर्माना भी हो रहा है, और हार जीत तो खेल का हिस्सा ही रहती है, लेकिन ये जो बाकी चीजें हो रही हैं That is ये what we क्यों are खेल का concerned हिस्सा बनी about. हुई तो हैं? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले की बातगश्त अभी थमी ना थी कि लाहौर कलंदर्स को बॉल टैंपरिंग जैसे संगीन इल्जाम ने घेर लिया और पाकिस्तान सुपर लीग 11 शुरू होते ही कलंदर्स को नई तरह के मसाइल का सामना है और लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को बॉल टैंपरिंग जैसे लेवल 3 चार्ज का सामना है। और पीसीबी के मुताबिक गेंद की हालत में तब्दीली लाना जुर्म तस्वर किया जाता है, मतलब है भी। और कराची किंग्स के खिलाफ बॉल टैंपरिंग पर एम्पायर्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी दी थी। अच्छा, जब ये हो रहा था ना तो आई वाज वाचिंग एंड आई डिडंट कल भी अंडरस्टैंड। हियरिंग हुई थी और फखर कैटेगोरिकली डिनाइड Deny कर दीज रहे थे, एलिगेशंस। obviously। नतीजे में क्या हुआ जी, बताओ। कराची किंग्स बासानी आखिरी ओवर में मैच जीत गई थी। वैसे तो इससे ज़्यादा भी रन होते तो हारिस भाई ने दे ही देने थे, लेकिन मैच रेफरी के साथ इब्तदाई समात में फ़खर जमान ने बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार किया है। केस की समात आज फिर होगी। इल्ज़ामात साबित होने पर फ़खर जमान को एक मैच की पाबंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जुर्म साबित होने पर फ़खर जमान के साथ कप्तान शाहीन आफरीदी भी मुश्किल में आ सकते हैं। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर के ऑलराउंडर खिलाड़ी सिकंदर रजा पर सिक्योरिटी ब्रीच के इल्ज़ामात हैं। बताया जा रहा है कि सिकंदर रजा ने सिक्योरिटी एहलकारों से मिसबिहेव किया, सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने मेहमानों को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गए। डीआईजी ऑपरेशंस हैं एक्चुअली लाहौर के पंजाब पुलिस के फैसल कामरान। उन्होंने पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया को इस बारे में आगाह कर दिया है। मरासले के मुताबिक लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन आफरीदी और खिलाड़ी सिकंदर रजा के 4 मेहमान रात के वक्त सिक्योरिटी हिसार की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके कमरे में गए और तकरीबन 1.5 घंटा वहां रहे। ये कोई बात है करने, बच्चों वाली बात है ये। व्हाई वुड यू डू दैट? सिकंदर का बयान भी आया है इस पे। सिकंदर ने कहा जी कि पिछले सीजन भी मैं खेलता रहा हूँ और आई डिड नॉट नो कि इस तरह मुझे फैमिली फ्रेंड से भी मिलने की इजाजत नहीं है, और हैड आई नोन तो मैं ना करता ये। लेकिन जब आपको बार बार मना किया जा रहा था, व्हेन यू वर क्लियरली रिफ्यूज द रिक्वेस्ट कि आप ये नहीं कर सकते, तो या ये लोग नहीं जा सकते, क्यों आगे से कर रहे थे? आई एम सॉरी, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। यू आर अ प्रोफेशनल। मतलब आप नए तो नहीं आए ना, आपको पता होना चाहिए कि क्या चलता है और क्या नहीं। अच्छा, एक कलंदर्स जो है ऑब्वियसली एक मजबूत टीम जो है तो सफ़र की जाती है, तो लिहाजा ये बीच में चीज़ें हो ना दे, आर जस्ट नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स नसीम शाह पे जो एक पेनल्टी लगी है, दैट ऑल्सो इज क्वेश्चन। वहाँ हुआ क्या? एक एक करके बात करते हैं सारी बातों पे। सोहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही हैं हमारे अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अच्छा, सबसे पहले मैं नसीम शाह वाले मामले पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो मतलब सोशल मीडिया पे आग लगाई हुई है उस मामले ने, और जाहिर है नसीम शाह ने तो जो किया वो किया, लेकिन उसके बाद जो मखसूस सियासी जमात या जो भी अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसको इस्तेमाल करता है, उनको तरवीज देता है, ज़्यादा नुकसान तो आप लोग कर रहे हैं नसीम शाह का। और दुनिया में पहले स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं है नसीम शाह जिन्हें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पेनल्टी पड़ी है। एक तो 2 करोड़ रुपए की उनकी पेनल्टी पड़ी है। लोगों के जहन में ये भी गलतफहमी है कि सारी शायद ये इनकी सालाना तनख्वाह है। इनकी सालाना तनख्वाह इससे ज़्यादा है। Obviously, that's besides the point. The point is कि आपकी एक रेपुटेशन पे भी तो डेंट लगता है ना। 2 करोड़ तो शायद ये दे ही दे। तो भट्टी साहब, क्या हो रहा है ये मामला? इनका सोशल मीडिया अकाउंट नसीम शाह का कौन हैंडल करता है? वो जो लाइन भी वो लिखी हुई थी, इतनी तो खैर आई डोंट थिंक कि इनकी भी इतनी अंग्रेजी है कि इन्होंने खुद लिखी हो, लेकिन इनकी अप्रूवल तो होती ही होगी ना कि इनके अकाउंट से क्या जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रुमा। देखें, ये नसीम शाह का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स का मसला है कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो दूसरे लोग ऑपरेट करते हैं। नसीम शाह के साथ जो मसला हुआ, लंदन में एक साहब हैं जिनको कल रात फाइनली पीसीबी ने भी लिखा कि पीसीबी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, नसीम शाह ने उनके साथ अपनी राहें जुदा कर ली। वो नसीम शाह के अकाउंट को हैंडल करते थे। अगर आपको याद हो, कुछ साल आप पीछे चले जाए, एक और साहब से पहले, वो नसीम शाह के वहाँ प्लेयर्स एजेंट थे। नसीम शाह का जब ऑपरेशन हुआ तो जब उनको एनेस्थेसिया दे दिया गया था, तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर से उनकी एक वीडियो बनाई गई और काफी मायूब थी। वो अपनी वालदा को याद कर रहे थे, लेकिन वो साहब अब नहीं थे, ये एक और साहब थे। तो देखिए, प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए। आप करोड़ों रुपए ले रहे हैं, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि हर दूसरे कमर्शियल में आप आ रहे हैं, लेकिन आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि
आप कर क्या रहे हैं या आपके बिहार पर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर बात पे हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, प्लेयर्स इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो किया, पीसीबी की एक सोशल मीडिया पॉलिसी थी, उसके तहत ये सारी कार्रवाई की गई और बाकायदा नसीम शाह को भी उसमें बुलाया गया, उनका उसमें नुक्ता नजर सुना गया। लेकिन अब्दुल्ला रुमा, मेरे इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे अभी भी वजाहत नहीं हो सकी। एक तो पीसीबी अपने मीडिया रिलीज में ये लिख देता कि किस क्लॉज के तहत ये फाइन किया गया 2 करोड़ रुपए, और दूसरा पॉइंट ये था कि क्या उनको अभी भी अपील का राइट है, क्योंकि उस प्रेस रिलीज में ये दोनों चीजें नहीं है। लेकिन अदरवाइज पीसीबी ने जो किया बिल्कुल सही किया, और मेरे ख्याल में एक प्रॉपर गाइडलाइन अब प्लेयर्स को पीसीबी को देना पड़ेगी, ताकि कल खुदा न खास्ता और पाकिस्तान का कोई बड़ा खिलाड़ी जो है इस किस्म की कंट्रोवर्सी में ना आ जाए। भट्टी साहब, हम बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स, जो यंग प्लेयर्स आते हैं, खैर नसीम शाह तो अब काफी अरसे से हैं तो इतना यंग भी नहीं हम उनको कंसिडर करेंगे, इनकी एक होलिस्टिक ग्रूमिंग होनी चाहिए। व्हेन यू आर इन द पब्लिक आई, आप पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तो आपको किस तरह एक रख रखाव, क्या बातचीत, क्या कर सकते हैं, नॉर्म्स के बारे में बताना। ऑल्दो कुछ चीजें तो कॉमन सेंसिकल होती हैं, लेकिन चले नहीं होती कॉमन सेंस, तो वो सिखाना चाहिए। दे शुड हैव अ लिटरल डिपार्टमेंट डूइंग दैट। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। मैं बिल्कुल हुमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मैंने भी 2-3 ऐसे सेशन पीसीबी की तरफ से अटेंड किए जिसमें पीसीबी ने हमें बुलवाया अंडर 16 और अंडर 17 प्लेयर्स के सामने, और हमें कहा गया कि आप इनको बताएं कि मीडिया हैंडलिंग क्या होती है। Exactly. तो पीसीबी तो देखें अपने तौर पर, जब ये जूनियर लेवल पर आते हैं, हर तरह से इनको ग्रूम करने की कोशिश करता है। जो फिर भी ये पता नहीं क्यों इन लोगों के दरमियान फंसते हैं। इससे पहले आपको याद है ईसीबी ने मुगीस अहमद को भी हटाया था एंटी करप्शन वायलेशंस के जुमरे में, आपको याद होगा सुहेल भाई। एंड ऑल्सो लोगों की ज़ाहिर ओपिनियंस हैं और लोगों को पूरा इख्तियार है, लोगों को इख्तियार है ओपिनियंस रखने का। नसीम शाह, being a part of the central contract of PCB, did not have this right to do political commentary on his socials or in any vlog or interview. So एक तो ये बात समझाइए। दूसरा ये कि जो सुहेल आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों की जिनको ब्रीच ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे इस तरह के जुर्माने हुए हों। और आप ही का मैं कल खबर पढ़ रहा था कि नसीम, ये भी लोगों को गलतफहमी है कि इनके तो पूरे साल की तनख्वाह 2 करोड़ है, इनकी तनख्वाह इससे ज़्यादा है, तो इनको फ़ाइन अपनी तनख्वाह का 20% हुआ है गालिबन। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। बिल्कुल, ये बहस तो चलती रहेगी अब्दुल्ला के इनको जुर्माना ज्यादा हुआ है और बहुत ज्यादा जुर्माना हुआ, ये बहस चलती रहेगी। लेकिन किसी ना किसी वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मिसाल कायम करना थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दी। जिस तरह अभी माजिद भाई ने 2-3 इंसिडेंट्स बताए जो इससे पहले माजी में हो चुके, तो मैं समझता हूँ कि ये जितना कुछ भी बेस्ट क्रिएट हुआ है, इसमें प्लेयर्स का कम कसूर है और उनके जो एजेंट्स हैं उनका ज्यादा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब डेफिनेटली, एक तो उन्होंने उसको टर्मिनेट कर दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक लिस्ट कर दिया, वो किसी के साथ नहीं रहेंगे। ये चीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इल्म में आई है कि जो प्लेयर्स के एजेंट्स हैं वो सिर्फ इन प्लेयर्स के अकाउंट्स नहीं चलाते, बल्कि कुछ पॉलिटिकल अकाउंट्स भी हैं, जैसे किसी का ट्रेंड बनाने के लिए या कोई ट्रोलिंग करने के लिए, किसी की बैशिंग करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे अपना मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है, ऐसे अकाउंट्स पास रखे हुए हैं कि जिसके ऊपर वो डालते हैं और उसके बाद वो ट्रेंड्स बन जाते हैं। अगर किसी की बदतरीफी करनी है, किसी के खिलाफ ट्वीट करना है, तो वो वहां से होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और नसीम शाह के साथ भी यही इंसिडेंट हुआ। उनके जो मैनेजर थे, जो सोशल मीडिया हैंडल करते थे, उनके पास एक वक्त के ऊपर कई विंडोज खुली हुई थी और वो स्विच करना भूल गए नसीम शाह का अकाउंट, और वो जो सोशल मीडिया पोस्ट थी वो जानी कहीं और थी, वो आ गई इसके नसीम शाह के अकाउंट के ऊपर, जिसका नसीम शाह को बाद में खमियाजा भी भुगतना पड़ा। क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स थे ना, जाहिर है आपको पता है ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ बैठ के ये वाला कारोबार चला रहे हैं, चमका रहे हैं, और एक मखसूस सियासी जमात से उनका ताल्लुक है। अच्छा, ऑब्वियसली अब इस बात से सोहेल, सॉरी, विल मूव ऑन। तनख्वाह वाला मामला जरा क्लियर कर दें। वाले में भी इफ वी आर नॉट रॉन्ग तो बता दें जी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो ऑक्शन में लिया गया था, ये 8 करोड़ 65 लाख रुपए में उनको लिया गया था। पहले यही था कि इनको एक सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन अब जो उनको 2 करोड़ हुआ है, वो जो 8 करोड़ 65 लाख जो ऑक्शन में लिया है रावलपिंडीज ने इनको, ये उस रकम की मैं बात कर रहा हूँ कि उस रकम का 22 से 23% बनता है जो उनको हुआ है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो उनका है वो सी कैटेगरी के प्लेयर है,
वो उसकी रकम उससे अलग है जो उनको हर महीने मिलती है। राइट। उसके बाद वो लीग्स में काम करते हैं, उसके बाद उनके कमर्शियल्स होते हैं, मतलब देयर आर मेनी उनके जरिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू फखर जमान नाउ। भट्टी साहब, कल क्या हुआ? कल क्या हुआ पहले तो वही चले, आप बताएं। देखिए, सोहेल इमरान क्योंकि लाहौर में ये भी इसको कंफर्म करेंगे कि दूसरी हेयरिंग भी हो गई रोशन माहनामा मैच रेफरी की। मेरे ख्याल में आज उसकी फाइंडिंग अनाउंस होनी है। जो मुझे पता चला है, अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है कि 2 मैचेस की पाबंदी जो है उसका सामना है फखर जमान को, लेकिन फखर जमान उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुनने में आया कि जब वो मैच चल रहा था और गालिबन 19 ओवर हो चुके थे, 20वां ओवर शुरू होने वाला था, तो जो टेलीविजन अंपायर थे आसिफ याकूब, उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर फैसल आफरीदी और एक बांग्लादेश के अंपायर थे दौला करके उनका नाम था, उनकी तवज्जो दिलाई। तो उसके बाद फिर अंपायर एक्शन में आया। लेकिन लेवल 3 का चार्ज लगाना जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मीडिया रिलीज में भी लिख रहा है, तो सीरियस ऑफेंस है। लेवल 3, लेवल 1 भी लगता है, 2 भी लगता है, लेकिन लेवल 3 का मतलब है कि सीरियस ऑफेंस है। रोशन माहनामा क्योंकि आईसीसी के एलीट पैनल के मैच रेफरी है, लिहाजा उनकी भी क्रेडिबिलिटी स्टेज पर है। वो सारी चीजों को देखभाल कर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज दोपहर में ये शाम तक इस बारे में कोई बाज़ाब्ता ऐलान होगा। लेकिन अभी तक जो इत्तलात आ रही है वो यही आ रही है कि फखर जमान जो है वो कुछ मुश्किल में दिखाई दे रहा है। तो क्या कप्तान भी कुछ मुश्किल में आ सकते हैं लाहौर कलंदर के, सोहेल भाई? अब्दुल्ला, जो परसों हेयरिंग हुई थी और उसमें भी अब फखर जमान को बुलाया गया था और फखर जमान के ही ऊपर चार्ज किया गया था लेवल 3 ऑफेंस जो है। अभी उस दिन तो उन्होंने मानने से इनकार किया था, कल फिर दोबारा उसकी हेयरिंग रखी गई थी दोपहर के वक्त, वो भी आधा पौना घंटा चली थी और उसमें भी फखर जमान अपने मौके पर कायम रहे थे। अब जिस तरह माजिद भाई ने भी जिक्र किया, डेफिनेटली ऐसे ही होने जा रहा है। जो ज्यादा से ज्यादा सजा है, अगर आपने पहली मरतबा उसका ऑफेंस किया है और पहली मरतबा आप चार्ज हुए हैं लेवल 3 के तहत, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मैच की जो है पाबंदी का सामना करना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही सीरियस चीज है। अगर आप इल्जाम को साबित जो आपके ऊपर लगा है और आप उसको कहते हैं कि जी आप गलत है, या तो वो आप करेंगे, अदरवाइज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने ये ऐसा सारा कुछ किया। अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही डैमेजिंग चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। तो उसके 2 मैच हैं। जहां तक उसका कप्तान का है, डेफिनेटली कप्तान पूरी फील्ड का जो है वो एक इंचार्ज होता है और उनके होते हुए अगर ये हुआ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिर वो भी याद होगा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आज से 3-4 साल पहले, अच्छा, अगर फखर जाहिर है वो डिनाई कर रहे हैं एलिगेशंस को, अपील भी हो सकती है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ केस डज इसके बाद क्या होगा? जी बिल्कुल इसी तरह है। अगर जब किसी की खिलाफ वर्जी होती है कोड ऑफ कंडक्ट की, तो उसमें प्लेयर्स जाते हैं और रेफरी के सामने उसको एक्सेप्ट करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि या रिप्रीमांड किया जाता है या उनको उनके डीमेरिट पॉइंट दिए जाते हैं, जिसके बाद रेफरी के सामने वो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, तो मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। नहीं तो ये सोहेल ये भी बताएं अपील होती है कि प्रूफ किसको करना पड़ेगा। मतलब वो उन्होंने तो इनकार कर दिया, मैंने नहीं किया, रेफरी बीच में कह रहे हैं कि ये हुआ है। हु इज लायबल टू प्रूव इट कि जी ये हुआ है या नहीं हुआ? अब 2 अंपायर थे उस वक्त, शरफुद्दौला और फैसल आफरीदी, उन दोनों ने रिपोर्ट किया। पहले उसी वक्त अपना फैसला सुनाया, 5 पेनल्टी रन दिए और उसके बाद बॉल तब्दील किया और अपनी चॉइस का बॉल लिया बैटर्स ने। वहां पर तो मामला अंपायर्स का खत्म हो गया, मैच खत्म होता है। मैच के बाद जो ग्राउंड के अंदर इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आगाह करना है अंपायर्स ने मैच रेफरी को। फिर उसके बाद बॉल जो है वो रेफरी के कोर्ट में चली जाती है। रेफरी ने अपनी कार्रवाई की, एक समात की, दूसरी समात की। अब रेफरी जो है उसने तमाम तर एविडेंस जो है, तमाम ब्रॉडकास्ट से अपनी एविडेंस लेनी है। एक तो वो वीडियो है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे भी आ रही है, एक तो ये वीडियो है। मुमकिन तौर पर अभी इतने ज्यादा कैमरास लगे होते हैं, उनकी वो वाली वीडियोस भी जो हैं वो मैच रेफरी के पास आ गई हूँ। अच्छा। टीवी अंपायर और मैच रेफरी, और फैसला जो है वो मैच रेफरी ने करना है। उसके बाद अगर आप अपने बरकरार रहते हैं कि ये इल्जाम मैं तस्लीम नहीं करता, मैंने ये काम नहीं किया, जैसे मैंने पहले कहा कि आप या तो आप तस्लीम करेंगे, वहां पे मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाएगा। अदरवाइज आप कहते हैं कि मैं इसके बारे में खड़ा हूं, अपील करूंगा। जब फखर जमान अपील करेंगे उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया जाएगा जहां पर फिर दोबारा से ये वाली समातें होंगी और फिर फैसला सुना दिया जाएगा। और अगर कितने दिन अपील चल के सकते बाद हैं? भी अगर फैसला ऐसा ही आ जाता है तो क्या सजा बढ़ सकती है?
नहीं, इसमें लेवल 3 में और आपका फर्स्ट टाइम हुआ हो तो आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 मैचेस के ऊपर मैच रेफरी आपको बैन कर सकता है, और अगर 1 से 2 मैचेस की पाबंदी उसके अंदर है जो कानून का। ये फौरी तौर पर 2 मैचेस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी इस पाबंदी की, या कोई भी हो सकते हैं 2 मैचेस? नहीं, अगले आने वाले मैचेस से आने वाले दोनों मैचेस। मतलब लेकिन जो रेप्यूटेशनल डेंट है that's bigger than anything else And as obviously well. to the league, because you know this is Pakistan And personally to him as well, Super because he's League not a is- new person. and he is at later stage in his career. मतलब Exactly. literally अब तो थोड़े अरसे में एग्जिट ही कर खत्म ही जाएंगे। होना था। so- अच्छा, टाइम कम है। भट्टी साहब आप बताएं, सिकंदर रजा वाला मामला जो है वो क्या है? Why did he not know? देखिए, मेरे ख्याल में प्लेयर्स जो है ना, ये बार दफा ना किसी को खाते में नहीं लाते, और जो 4 मेहमान आए हैं 3 दिन पहले लाहौर के 5 स्टार होटल में, तो पुलिस ने यही कहा, जो एसएसपी सिविल लाइंस थे उन्होंने यही कहा कि एक सिक्योरिटी बबल है, उसमें आपके गेस्ट नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स ने कल रात बहुत अच्छा उसमें फैसला किया कि 10 लाख रुपए शाहीन शाह आफरीदी पर फाइन किया, लेकिन अगर उसमें सिकंदर रजा को एटलीस्ट रेप्रीमांड कर दिया जाता, लेकिन मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए था। हम बार बार पुलिस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो तो खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए, और 8 टीमें उस एक होटल में ठहरी हुई हैं, और आपको पता है इस वक्त जो खिते की सूरत और है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ क्या हालात हैं सिक्योरिटी को लेके। अच्छा, लेकिन एक और भट्टी साहब, ये प्रॉब्लम उठी है कि उनके गेस्ट उनके कमरे में गए हैं, या फिर कोई जगह होती है जहां वो मिल कॉन्फ्रेंस सकते रूम हैं? होता है। हाँ, एग्जैक्टली। सो देयर इज अ रूम वेयर दे कैन मीट देयर गेस्ट्स। They can meet. And he said कि he did not want to meet those guests in that conference room. Well, that is not his choice. But anyway, जी भट्टी साहब। जी हाँ, बिल्कुल। हर टीम को एक कमरा दिया जाता है जहां वो अपनी टीम मीटिंग्स भी करते हैं, और उनके मेहमान भी वहां जाते हैं। बल्कि मैंने तो बहुत दफा देखा, सोहेल चूंकि लाहौर में रहते हैं, ये भी इसको कंफर्म करेंगे कि होटल के रेस्टोरेंट्स में भी अक्सर मुलाकातें प्लेयर्स करते हैं अपने मेहमानों के साथ। लेकिन जो सिकंदर रजा थे, उनका चूंकि सियालकोट से ताल्लुक है, और जो 4 मेहमान थे उसमें पीटीआई के लीडर उस्मान डार का नाम भी पुलिस डीआईजी ऑपरेशंस के उस लेटर में लिखा हुआ है। वो भी उनके कमरे में जाना चाहते थे। हो सकता है उनके दोस्त हो, लेकिन एक प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करना चाहिए था। और वो उन्होंने कहा कि मेरे 19 साल पुराने दोस्त हैं। सो मुझे सोहेल बताइएगा कितनी, ये वो जो कह रहे हैं जी, मुझे पिछले सीजन्स में तो नहीं आइडिया था, लेकिन जाहिर है इस सीजन में तो स्पेक्टेटर भी नहीं आ रहे हैं ना, इस सीजन में तो डिफरेंट सीन है। एक छोटी सी बात बताऊं कि इतना ये सख्त प्रोटोकॉल होता है कि इसमें आप अपनी बीवी बच्चों को भी कमरे में नहीं ले जा सकते, मेहमान तो बहुत दूर की बात। एब्सोल्युटली। आपको पता है कि जब हम मैचेस देखने स्टेडियम में जाते थे, और जाहिर है हम लाहौर कलंदर के दीगर लोगों के साथ वहां मौजूद होते थे, तो हमें उन खिलाड़ियों के जिनको हम जानते हैं अदरवाइज, जाहिर है हमारे एक्विंटेंस है, हम उनके करीब भी नहीं भटक सकते थे। हम उनको क्रॉस भी कर रहे होते थे तो हम उनसे बात नहीं कर सकते थे। मतलब ये इतना टाइट प्रोटोकॉल है जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। आपने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है किसी भी खिलाड़ी से, हालांकि हम स्टेडियम में बाउंड्री पे मौजूद होते थे। तो प्रोटोकॉल्स आर द सेम फॉर ऑल द टीम्स। सोहेल बताइएगा, जो सिकंदर ये कह रहे थे कि जी पिछले सीजन्स में तो नहीं मुझे पता था, इस सीजन में अगर है तो हमें बता दिया जाता। हाउ ट्रू इज दैट? नहीं अब्दुल्ला, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये नहीं है कि इस दफा बनाए गए हैं। प्रोटोकॉल्स पहले भी इसी तरह रहे हैं। हो सकता है कि इससे पहले उनको इस तरह का वाकया पेश ना आया हो, या नेग्लिजेंस हुई हो फर्स्ट फ्लोर से जहां से लोग मिलने के लिए जाते हैं, इतनी स्क्रूटनी ना हुई हो, इतने मरहले से ना गुजरना पड़ा हो। लेकिन ये इंसिडेंट किसी सूरत में होना नहीं चाहिए था। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नया कानून है 2026 में लागू हुआ है। खिलाड़ी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कैद में है, मतलब दे कैन मीट देयर फ्रेंड्स एंड देयर रिलेटिव्स एट न्यूट्रल प्लेसेस एंड इन रेस्टोरेंट्स एज वेल, जो नीचे होटल में होते हैं। आपको पता है 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं जिस होटल में मुकामी 5 स्टार होटल में ठहरे, 5-6 से ज्यादा होटल्स हैं, बोर्ड रूम है। आप अगर 8वें फ्लोर पे रह रहे हैं, 7वें फ्लोर पे रह रहे हैं, तो वहां पर आपको एक ह्यूज किस्म का जो है वो मीटिंग रूम दिया जाता है, जहां पर पिछली दफा मैंने देखा था, मैं इंटरव्यूज करने के लिए वहां पर जाता रहा, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का माहौल बनाया हुआ था। लाहौर कलंदर्स ने अपने फ्लोर के ऊपर वहां पर आके स्नूकर्स लोग प्लेयर्स खेल सकते थे, कॉफी भी उन्होंने रखी हुई थी, और उसके अलावा पॉपकॉर्न वगैरह मशीन लगी हुई थी जहाँ पे आके एंजॉय कर सकते थे, आप कर सकते थे। ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। अगर आपको पहले मरहले में
जो सिक्योरिटी का पहला बार था वहां पर रोका गया था, तो इसको आगे you should नहीं जाना चाहिए have था। understood. Unfortunate that right at the onset of the PSL 11 ये सब कुछ हो गया Match है। है जी, But आज anyway, let's talk पेशावर about the इस्लामाबाद match का। today. भट्टी साहब, इस्लामाबाद पेशावर ये भी एक ट्रेडिशनल राइवलरी ही है। Pick your favorites. मेरे ख्याल में पिशावर ज़ल्मी की टीम ज्यादा मुझे बेहतर लग रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड चूंकि पहला मैच हारी हुई है और शादाब खान उसके कप्तान है, जिनको अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी काफी तनकीद का सामना है, तो इंटरेस्टिंग मैच होगा। लेकिन मेरे ख्याल में पिशावर ज़ल्मी इस वक्त बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है और बेहतर टीम है दोनों के मुकाबले। जी, बताएं जल्दी से सोहेल। जी, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो उसका खासा चीजें जो है वो स्टेक पे हैं, क्योंकि उन्हें कम बैक करना है। दूसरा मैच जो हारने के वो पोजीशन में नहीं है, उन्हें जीतना है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो आज अपना 100%, बल्कि 100% उस दिन भी उन्होंने देने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो बेहतर कॉम्बिनेशन और बेहतर अप्रोच के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पॉइंट्स टेबल पर एक जीत की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा माजिद भाई ने कहा, पेशावर ज़ल्मी उनका कॉन्फिडेंस भी है, एक जीत मिली हुई है, लेकिन इस्लामाबाद आज पेशावर को टफ टाइम दे सकती है। Got it. Sohail Imran and Bhatti Saab, thank you for being with us. Abdullah, pick your favorite now. Islamabad. Why do you always have to pick जो मैं कर रही हूँ? Islamabad is So my that you don't city have a choice in anyway. that. Oh well, लेकिन you know me, जो जीतेगा I'm with them. अच्छा, सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जो है ना अरबों रुपए के तरक्याती काम कराने के दावे कर रहे हैं, लेकिन शहरियों को शिकायत है कि गली मोहल्ले की सड़कें जो हैं उनकी मुरम्मत तो छोड़ें, बरसों से जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहे। दिस इज़ एन ओल्ड स्टोरी, डोंट यू? आई मीन, जब आप सुन भी रहे होते हैं एज अ व्यूअर, आपको लग रहा होता है ना भाई वही बात, लेकिन वही बात अभी तक कुछ बेहतर नहीं हो रहा। करीमाबाद अंडरपास का क्या बना? ये बहुत अच्छा नहीं, वो बन गया था, वो जो भी बना, अब वो खोल तो दें, अब तो खोल दें यार। वो बन रहा है। रेड लाइन मनसूबे के मुतासरीन है तो रोज़ाना आपको पता है घंटों उनकी तो ज़िंदगी अजियत है, उनकी ज़िंदगी अजियत है। वी आर रियली सॉरी टू से दैट, बट येस, जनवरी फरवरी के बाद मार्च भी गुजर गया, दीगर तरक्याती मनसूबों में भी कोई नुमाया पेशरफ नहीं हो सकी। सो ये है सूरत हाल। बहुत से मनसूबों का तो वादा आला तरीन क़यादत वज़ीर आला ख़ुद भी कर चुके हैं। मुराद अली शाह साहब ने 27 फरवरी को गुलिस्तान जौहर में मुनव्वर चौरंगी के मकाम पर अंडरपास की तामीर का काम 1 माह मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया था, मगर काम की रफ्तार का यह आलम है कि 30 दिन में खुदाई का काम भी पूरा नहीं हो सका। उस पर भी लगता है कि महीनों लगेंगे। आई डोंट नो के अच्छा, मुराद अली शाह साहब ने शाहराह भुट्टो 4 से 6 हफ्तों में कहा था कि मुकम्मल हो जाएगी, मगर यहाँ भी हालात जो हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नहीं है। एक्चुअली इट्स द सेम स्टोरी एवरीवेयर। भुट्टो आपके सामने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका पहला सेगमेंट दूसरा मैंने किया था, और इंशाल्लाह अगले 4 से 6 हफ्ते में, डेट में नहीं देता इसलिए जो डेट थोड़ी अगेन मुर्तज़ा ढीला पर कर देते हैं कहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगले 4 से 6 हफ्ते में हम इशारा भुट्टो को कईयों बाद से काठोर तक कंप्लीट कर लेंगे। सो ये है सूरत हाल ज़ाहिर है, और इस पे मेयर कराची भी आपको पता है दौरे करते रहते हैं मुख्तलिफ मकामात के, और वो भी क्या कहते रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कब खुलेंगे उनके पास भी तारीखें होती हैं। कभी कभार तो वो खुशखबरी के तौर पे भी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन फिर वो नहीं होती। देखें, मैं एक और वादा यहाँ करना चाहूंगा कि हम तेजी से चल रहे हैं और इंशाअल्लाह 30 जून से पहले उस लाइन को मुकम्मल करेंगे, ताकि आपके पानी के देरीना मसले को भी हम हल कर सके। और ये सड़क भी इंशाअल्लाह 30 जून से पहले 100 दिन में इंशाअल्लाह इस सड़क को भी मुकम्मल करेंगे, ताकि बाज़ाब्ता तौर पर उस K3 की लाइन भी और ये मिर्जा आदम खान रोड भी, इन दोनों को इंशाअल्लाह हम गुजारिश करेंगे चेयरमैन साहब से, वजीर आला साहब से, कि वो आए और देखें कि किस तरीके से मौजूदा क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लियारी को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लियारी को तब्दील करने की कोशिश कर रही है, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है। ये लोग रोज बैठ के आपको मायूसी बेचेंगे, जहन्नुम का मंजर पेश करेंगे। हम रोज कोशिश करेंगे कि अगर आपसे बात करें तो तरक्की की बात करें, तामीर की बात करें, काम की बात करें, इनकी तरह नहीं है इल्जामात की बात करें। इनको बोले जाके जरा देखो इनके टाउन में हाल क्या है। मैंने हिसाब दिया था ना अरबों रुपए का, पूछे इनसे कि वो अरबों रुपए कहाँ लगे हुए। किसी के टाउन की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन जो आपके ज़ेर इंतज़ाम है उनकी भी हालत आवाम के सामने। सो लियारी तो मैंने आपको बताया था ना, रमज़ान में मेरा 2-3 दफ़ा जाना हुआ।
अच्छा, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी मेयर कराची हैं। सलमान साहब, आप काफ़ी बार हमारे शो पे आए हैं और बात हमारी वैसे मुड़ जुड़ के वही होती है। तो आज जी मार्च ख़त्म हो रहा है। इस मार्च में करीमाबाद अंडरपास खोलने का भी वादा था, शाहराह भुट्टो का भी था। वजह भी बता दें कि तकमील क्यों ना हो सकी, ऑलरेडी बता दें, और शहरियों के लिए एक और तारीख भी दे ही दें, आप देंगे बताओ सर या ना दें? अंडर बाईपास और शाहराह भुट्टो जैसे मंसूबे बाजार सड़कों के मंसूबे लगते हैं। इनमें कई पेचीदगियाँ हैं, टेक्निकल मसले शामिल होते हैं, जिसकी ज़ेर ज़मीन यूटिलिटी लाइंस की मुंतकली और स्ट्रक्चरल वर्क और ट्रैफिक के दबाव के मुताबिक डिज़ाइन एडजस्टमेंट हैं। इन मरलों के दौरान बाज़ औक़ात ऐसे टेक्निकली रुकावटें सामने आती हैं जिनका अंदाज़ा इब्तदा में नहीं होता, जिसकी वजह से तातुल का शिकार होता है। इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों के डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन में है। इसलिए इस वक्त अतमी डेट देना मुनासिब नहीं है और हमारी कोशिश है कि जून तक इन मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। सलमान साहब, जिन मनसूबों में ताख़ीर होती है, जो कि तकरीबन सभी मनसूबे ही होते हैं, इनकी वजूहात भी होती हैं, आपने भी मुतअद्दिद दफ़ा ये वजूहात बताई हैं, लेकिन ज़िम्मेदारान भी तो होते हैं ना। इन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई हुई है? सोचा गया इस सिलसिले में, इस ज़मीन में? बात दुरुस्त है कि बाज़ मनसूबों में ताकीद होती है, लेकिन हर ताकीद की नौयत एक जैसी नहीं होती। कराची जैसे शहर में अक्सर ताकीद की वजूहत टेक्निकली नौयत की होती है, जिसे यूटिलिटी लाइंस की पेचीदगियाँ, ज़मीन की साख या तामीराती मरले के दौरान सामने आने वाली इंजीनियरिंग मसाइल, और इसके बावजूद जहाँ भी ये साबित हो कि किसी सत्ता पर कोई कोताही या गैर जिम्मेदारी होती है, वहाँ पर फौरी एक्शन लिया जाता है। फ़वाइद के मुताबिक कार्रवाई भी की जाती है। साथ ही तवज्जो इस बात की है कि मंसूबों की निगरानी मौसर हो और टेक्निकल मसले को बर वक्त हल किया जा सके और काम की रफ्तार मुतासिर ना हो। चलिए ठीक है। अब इस साल के आगाज़ में ऐलान किए गए थे कि दर्जनों मेगा प्रोजेक्ट्स, सैकड़ों सड़कें, लाखों ढक्कन जो होते हैं गटर के, वो वगैरह मिलेंगे। जून की 30 तारीख आने से पहले ही मिलेंगे, ये भी कहा गया था। तो क्या आज भी आप कॉन्फिडेंट हैं आप कि ये सब कुछ हो जाएगा? साल के आगाज़ में जो अदब मुकर्रर किए गए थे वो बड़े पैमाने के हैं और इनमें मेगा प्रोजेक्ट से लेकर सड़कों की बहाली और दिगर शहरी सहूलत तक की गई है। काम शामिल हैं। इस नौइयत के मंसूबे मुख्तलिफ टेक्निकली मरहले से गुजरते हैं, इसलिए हर मंसूबा एक ही रफ्तार से मुकम्मल नहीं होता। बाज़ में वक्ती ताकीद भी आ सकती है। मजबूरी तौर पर हम अपने एहताफ के हवाले से पुरअतमाद हैं। काम जारी है। आइंदा चंद हफ्तों में शहरियों को नुमाया पेशरफ्त नजर आएगी। तवक्को है कि जून तक कई अहम मंसूबे मुकम्मल तामीर के करीब पहुंच जाएंगे। हमारी तरजीह यही है कि काम पायदार और मेयारी हो ताकि शहरियों को देर पा सहूलत मिले, बाद में दोबारा मसाइल का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया आपका सलमान साहब। सुलेमान सादत खान हमारे साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुलेमान, बता दीजिएगा, प्राइमरीली 2 मंसूबों की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे बताया गया था रेड लाइन मंसूबे पे काम शुरू हो गया है, दोबारा फाइनली वो सारे मसले हल हो गए। किस रफ्तार से काम हो रहा है? करीमाबाद अंडरपास जो हर रोज ही बेसिकली ग्राउंड रियलिटी आप जल्दी से बता नजर आ रहा होता है, वो कब तक खुल जाएगा? अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात रेड लाइन मंसूबे की है, तो रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार तो सबके सामने ही है और रेड लाइन मंसूबे के दाएं और बाएं की जो सड़कें हैं और जो लोग यूनिवर्सिटी रोड से गुजरते हैं, उनकी अदियत का तो अंदाज़ा हम भी लगा लेते हैं। और सोशल मीडिया पे जो आए रोज़ जो लोग जो कसीदे पढ़ रहे होते हैं हुकूमत सिंध के, महकमा ट्रांसपोर्ट के, वो भी आपके सामने हैं। जहाँ तक बात है करीमाबाद अंडरपास की, तो करीमाबाद अंडरपास की नई डेडलाइन जो है वो 10 अप्रैल दे दी गई है, यानी आज से चंद रोज़ बाद जो है वो उसका इफ्तिताह हो जाएगा।
लेकिन वो मंसूबा जिसमें 195% इजाफा हुआ, 1 अरब 35 करोड़ रुपए का मंसूबा 3 अरब 83 करोड़ का पहुंचा, उस पर कोई तहकीकात नहीं हो रही, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, ताखीर क्यों हुई, पैसे बढ़ गए तो उसका इस्तिफादा किसको, कौन उससे मुस्तफ़ीद हुआ, इन सारी बातों पर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ताखीर पर बात हो रही है। वो कॉन्ट्रैक्टर, वो लोग जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थे जिन्होंने ये मंसूबा शुरू किया, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही कि उन पर कोई तहकीकात होंगी। आवाम का इतना बड़ा टैक्स का पैसा जो है वो 200% कम बेश बढ़ गया, उस पर कोई बात नहीं हो रही। साथ ही साथ बात दीगर मंसूबों की अगर बन गया है अब जिस साख्त का ये अंडरपास सामने, मलीर एक्सप्रेसवे की भी बात करते हैं शारा भुट्टो की, जिस साख्त का ये अंडरपास सामने आया है, आई वंडर ये जो डिजाइन था ये यही था या ये ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन तब्दील हो गया? ये पिलर्स की लंबी लाइन इतने पतले अंडरपास में इसी तरह जा रही थी, क्योंकि जाहिर है इसकी चौड़ाई भी जितनी मर्जी आप गाड़ियां खड़ी करके दिखा दें, इट इज नॉट सेफ। उसमें एक गाड़ी और एक बाइक ही सेफली चल सकती है। ये इंस्पायरिंग ही नहीं है, मतलब देखने से पता चल रहा है कि मैं तो ना इसमें घुसना चाहूं, तो यही डिजाइन था। देखिए जी, डिज़ाइन जो हमारी बात हुई इंजीनियर से, तो डिज़ाइन यही था। और जो इतना 1.1 किलोमीटर तवील ये अंडरपास है, बताया जाता है कि ये बिल्कुल अपने डिज़ाइन पर बनाया जा रहा है, और चूंकि ये इतना लंबा अंडरपास है, उसके ऊपर से सड़क ने गुजरना है, तो उसे मजबूत करने के लिए इंजीनियर्स बताते हैं कि ये पिलर्स लगाए गए हैं ताकि अगर हैवी ड्यूटी ट्रैफिक भी गुजरे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टेक्निकली इंजीनियर्स जो बताते हैं, हमें उस पर इसलिए यकीन करना पड़ता है क्योंकि ये उन्हीं का काम है और उन्हीं को सांझे कि यहाँ पर गुजरने के लिए। लेकिन उसका डिज़ाइन चूंकि वो लग ऑकवर्ड रहा है और सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस भी है इस वक्त कि वो पतली पतली गलियां, लेकिन अगर जब वहाँ बंदा बदाहिर जाता है तो वो दिखता जो है वो काफ़ी चौड़ा अंडरपास है और जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर पूरा है, लेकिन बदाहिर दिखने में जो है वो एक गली वो लगता है। अच्छा सलमान, ये बताएं कि वहाँ एक फ्लाईओवर तो है, क्या इस अंडरपास की ज़रूरत थी कयूमाबाद में? मतलब इसकी क्या ज़रूरत है और किन शाहराहों को ये कनेक्ट करेगा और ये क्यों बना था, बनने का स्टार्ट हुआ था ये? जी देखिए, इसे जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट में शुरू किया गया था और दिसंबर था और नई हुकूमत आने वाली थी और इंटरिम गवर्नमेंट ने जो है वो इसका फैसला किया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे इनिशिएट किया और ये मेन जो है वो करीमाबाद पर वाक़ है, जहाँ पर मीना बाजार है, जहाँ पर हुसैनाबाद है और आगे दीगर इलाके हैं। तो उनका ये कहना है कि करीमाबाद का राउंड अबाउट और करीमाबाद को जो लोग आते थे और वहाँ से जाते थे हुसैनाबाद की तरफ, का क्या बनेगा आप ये बता दीजिए। का सामना करना पड़ता था। वो सुना था अप्रैल में खुल जाएगी, कोई इम्कानात हैं उसके? शारे भुट्टो की सूरत हाल ये है कि 2022 में शुरू हुआ अप्रैल में और इसे मुकम्मल होना था, लेकिन इसे 4 साल अब लग गया और बताया जाता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जो है इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये 27 अरब रुपए का मंसूबा था जो अब 57 अरब पर जाकर मुकम्मल हो रहा है। PPP मोड था, ठेकेदार इसे 25 साल तक जो है वो इसे रखेगा, लेकिन इसमें भी ताखीर हुई। इसका पहला फेज का जो है वो इफ्तिताह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी आखिरी फेज इसका अप्रैल तक खुल जाएगा। ये अगले 10 दिन में खुलता है, नजर आ रहा है आपको? ऐसा होता है? इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जो है बादाब तक खोल दिया जाएगा। 39 किलोमीटर ये तवील है, डिफेंस से शुरू होगा और काठोर तक जाकर जो है मुकम्मल होगा। लेकिन इसमें खुशखबरी शहरियों के लिए है कि जो हैवी ड्यूटी ट्रैफिक कराची पोर्ट ट्रस्ट को आती थी वो उसके लिए भी एक नए पुल का जो है वो जो है वो काम मुकम्मल हो गया है और उस पर भी जो है वो आए चंद रोज में टेंडर होकर उस पर ये होगा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के वाड़ी से ये कनेक्ट होगा डिफेंस में और डिफेंस से फिर जो है हैवी ड्यूटी ट्रैफिक आगे जाएंगे। सुलेमान सादत खान, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस ऑन दिस। प्लान अच्छा है, लेकिन अगर कंप्लीट हो जाए वक्त प्लान तो सारी ठीक है, कंप्लीट तो। एक ट्रिब्यूट हमें देना है सदाबहार धुनों के खालिक सुहेल राना को। आज उनका यौम पैदाइश है और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने धुनें तरतीब दी और क्या एवरग्रीन गाने थे। जितने 90s के जितने सिंगर्स को आप देखें ना, हदीका कियानी, अदनान समी, वो एज चाइल्ड आर्टिस्ट इनके शो पे आते हैं। लेकिन मतलब इतना इनका बॉडी ऑफ वर्क है और मिली नगमे क्या जबरदस्त किस्म के थे। सो वी आर गोइंग टू लीव यू विद सम, एक और हो जाए और साथ ही हम जा रहे हैं, कल मिलेंगे, ठीक है? लेकिन वन